नमस्ते देवी और सज्जनों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 19, 2020 के दी हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। आज का पहला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग। तो आज का ये आर्टिकल हम लोग अक्टूबर 1 तारीख के हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या ऑर्डर था? पहली बात ये है कि वो जो पिटीशन हेबियस कॉर्पस के लिए डाला गया था, एक व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी या रिमांड में रखा गया था, उस व्यक्ति के हेबियस कॉर्पस पिटीशन में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये जारी किया कि क्या सरकार जो राज्य में अभी चल रहा है उसमें संवैधानिक ब्रेकडाउन देखा जा रहा है उसकी मशीनरी में। अगर ये जो मशीनरी ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके हिसाब से क्या प्रेसिडेंट रूल की आवश्यकता है। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया है, ये इतिहास में आज पहली बार जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को ओवररीच किया हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें 3 आर्टिकल के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 355। इसके अतिरिक्त केंद्र या सेंटर को ड्यूटी दिया जाता है कि राज्य में हो रहे सरकार जो भी हो वो संविधान के प्रोविजंस के अतिरिक्त काम कर रहा है, तो ये केंद्र का ड्यूटी होता है कि उसे देखते रहें। अगर कोई भी कारण से राज्य अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर देखा जा रहा है, अगर राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अतिरिक्त काम नहीं कर रहा है, तो तब प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोविजंस को इन्वोक किया जाता है। तो प्रेसिडेंट्स रूल के संबंधित 2 आर्टिकल दिए गए हैं, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 के अतिरिक्त राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि अगर वो सैटिस्फाइड हैं कि राज्य में हो रहा सरकार या चल रहा सरकार संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तब प्रेसिडेंट उस राज्य में गवर्नर रिपोर्ट के आधार पे या बिना रिपोर्ट के ही प्रेसिडेंट रूल को इन्वोक कर सकते हैं। गवर्नर का रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, प्रोविजनल है, इसका ध्यान रखें। आर्टिकल 356 के अतिरिक्त आर्टिकल 365 के अंदर राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि अगर राज्य केंद्र के डायरेक्शंस पे काम नहीं कर रहा है तो माना जाएगा कि राज्य में चल रहे सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुआ है, तब भी प्रेसिडेंट्स रूल को इन्वोक करने का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल कभी भी या जब भी राज्य में इन्वोक करना है तो सिर्फ राष्ट्रपति को ही पावर दिए गए हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 356 में गवर्नर रिपोर्ट का प्रोविजन की बात की गई है, ना कि जुडिशरी की। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन में गवर्नमेंट मशीनरी फेलियर के बारे में प्रश्न उठाए हैं, वो कहाँ तक सही है, और इस ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नाजायज़ मानते हुए उसे रोकने का बात कहा है। तो उस विषय को हमें इस आर्टिकल में जानने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है पार्लियामेंट्री पैनल कॉल्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स डेटाबेस। तो इस आर्टिकल को हम लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, तो ये जो कमेटी बैठी हुई थी उसने 2 प्रोविजंस के बारे में बात किया है। पहला है माइग्रेंट वर्कर डेटाबेस। जैसे कि हम लोग इस बार देखे हुए हैं कि कोविड-19 के समय माइग्रेंट वर्कर की क्राइसिस बहुत ही भयानक हुई थी और सरकार इन माइग्रेंट के डेटाबेस के ना होने के कारण सही मात्रा में इनको प्रोविजंस या रिहेबिलिटेशन सपोर्ट सही समय और सही व्यक्ति को नहीं दे पाई। तो आगे आने वाले फिर से या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने कहा है कि माइग्रेंट वर्कर डेटाबेस जो नेशनल डेटाबेस होगा उसे सही सिद्ध करना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ऐसा पैंडेमिक आएगा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन फ्यूचर में भी आ सकता है ऐसा एक सिनेरियो। तब के लिए सरकार को तैयार रहने के लिए इस डेटाबेस की बहुत ज़रूरी है। और जब भी देश में कोई भी पैंडेमिक आता है तो 2 मसूदों या 2 बिल्स के एक्ट्स के बारे में बात किया जाता है। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897।
तो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के बारे में दीक्षा स्पेस के एक्सप्लेन सीरीज में विश्लेषण दिया गया है कि आपको बैकग्राउंडिंग समझ में हो। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ब्रीफली बताने के लिए मुंबई में उस समय हुए प्लेग को कंटेन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था और ये एक्ट आज 123 साल पुराना है और आउटडेटेड है आज के कॉन्टेक्स्ट में। दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, सो इन दोनों एक्टों में बदलाव लाने की आज ज़रूरत है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को रिवैम्प करने का काम कर रहा है, तो उसी संदर्भ में डिजास्टर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट को भी रिवैम्पेशन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इस बारे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में रेकमेंड किया हुआ है। अगला आर्टिकल है बजट टू प्रायोरिटाइज हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स। तो इस आर्टिकल में हम लोग कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप समिट जो हुआ है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार की बजट 2021 और 22 की जो यूनियन बजट आएगी वो आज से 100 सालों में बहुत ही विशेष माना जाएगा और इस बजट में हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स या ज़्यादा प्रायोरिटी इस बजट में देने की शंकाएं दिखाई गई हैं। तो अब से मतलब बजट जो 2021 और 22 का होने वाला है उसमें क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या प्रोविजंस को महत्व मिलने वाला है उसके बारे में शायद हम लोग अब से ज़्यादा आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आज देश में कौन कौन से सेक्टर में कितनी विशेषता और कितनी इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है और सरकार इन्हें कैसे कंसिडर करेगी वो तो हमें बजट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इस आर्टिकल में हमें ये समझने की बात है कि देश में अभी जो दूसरे सेक्टर्स में काम चल रहे हैं उन सब से इनपुट्स मांगा गया है ताकि अभी जो बजट बनाया जाएगा वो पिछले 100 सालों में एक स्पेशल बजट होकर बाहर निकले इस पैंडेमिक के दौरान। तो इस आर्टिकल में अभी के लिए समझने के लिए बस इतना ही है कि जो बजट आने वाला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड किया जा रहा है और 2021 और 22 के बजट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से कंसिडर किया जा रहा है। अगला आर्टिकल है एमएसपी द फैक्टॉइड्स वर्सेस फैक्ट्स। तो इस आर्टिकल में फैक्टॉइड्स और फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। फैक्टॉइड्स का मतलब होता है अगर कोई चीज़ मतलब या कोई भी इंफॉर्मेशन जो सही नहीं है और उसे बार बार आप कहते रहेंगे तो वो सच हो जाएगा, तो उसे हम फैक्टॉइड्स कहेंगे। मतलब ये अनरिलायबल इंफॉर्मेशन है जिसे बार बार कह के उसे सही बनाया जा रहा है, तो वो फैक्टॉइड्स है। और दूसरा है फैक्ट्स। तो इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज हो रहे किसानों और सरकार के बीच में जो भी क्राइसिस चल रहा है एमएसपी के बारे में या प्रोक्योरमेंट सरकार के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में उसके जो भी फैक्टॉइड्स हैं उसे हम आज फैक्ट्स में देखेंगे ताकि देश में हो रहे एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स या उसके इश्यूज में जो बदलाव के प्रयत्न हो रहे हैं उसे जानने के लिए हमें सही फैक्ट्स की ज़रूरत है, ना कि फैक्टॉइड्स की। जो सिर्फ बातें हो रही हैं उससे कोई भी अगर फैक्टॉइड्स को ध्यान में रख के कोई भी डिबेट करेगा या कोई भी बातचीत होगी तो उससे ना कोई पूरक रिजल्ट निकलेगा, लेकिन फैक्ट्स की जानकारी हो तो देश में हो रहे सही और गलत की पहचान हो सकती है। तो पहले हम लोग एमएसपी के बारे में जानेंगे। एमएसपी जैसे हम सबको पता है कि सरकार 23 कमोडिटीज़ के लिए एमएसपी जारी करता है और एमएसपी के अतिरिक्त ये प्रावधान दिया गया है कि अगर मार्केट उन क्रॉप्स को सही प्राइस नहीं दे पाया तब गवर्नमेंट इस क्रॉप्स को जो प्राइस डिक्लेयर हुए हैं उनमें प्रोक्योर करेगा। आज एक फैक्टॉइड मतलब 3-4 फैक्टॉइड्स के बारे में मतलब विषयों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जैसे कि पहला है एमएसपी के वजह से सिर्फ 6% फार्मर्स को आज लाभ मिल रहा है, जो भी बड़े फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा में ही बसे हुए फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लाभ इससे हो रहा है। तो आज इन फैक्टर्स या इन विषयों को जानने से पहले हम लोग कैसे सही है या कुछ गलत है उसके बारे में जानेंगे। अब पहला विषय ये है कि अगर पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को ही इससे लाभ मिल रहा है और उसमें से भी 6%, तो फैक्ट क्या है, क्या ये सही है या गलत है, उसे जानने के लिए हमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड डेटा 2021
2012 और 13 का डेटा देखेंगे, क्योंकि 2012 और 13 के बाद में हमारे पास डेटा नहीं है जिससे हम आज कंसिडर कर सकें। तो इस डेटा के मुताबिक देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6% लोगों को ही लाभ मिल रहा है। अगर देखा जाए पैडी या वीट दोनों हिसाबों में 14% पैडी फार्मर्स और 16% वीट फार्मर्स आज उसका लाभ उठा रहे हैं, ना कि 6%। तो ये देश में एक फैक्टॉइड बन के घूम रहा है, और ये फैक्ट है कि ना कि सिर्फ 6%, 14 और 16% फार्मर्स पैडी और वीट में रेस्पेक्टिवली आज लाभ पा रहे हैं। और दूसरी बात कही गई कि पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को एमएसपी से बहुत लाभ मिल रहा है। इसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में जानना होगा, जो 1997 और 98 में लाया गया था। तो इसके अतिरिक्त राज्यों को पावर दिया गया कि वो उन राज्यों में प्रोक्योरमेंट करें और उसका जो भी रीएम्बर्समेंट होगा प्री अप्रूव्ड कॉस्ट वो केंद्र राज्य सरकार को देगा। लेकिन 1997 और 98 में लाया गया ये कानून या ये एक पॉलिसी या स्कीम 2005 तक रिजल्ट्स नहीं दे पाया, क्योंकि 15 से ज़्यादा स्टेटों ने इन्हें मतलब इस स्कीम को एंथुसियास्टिकली या भरपूर काम नहीं किया इस स्कीम पे। लेकिन 2005 के बाद अगर 2012 और 13 का रिजल्ट्स देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ने बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखाया गया। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो सिर्फ लाभ पा रहे हैं कहे जा रहे थे, हमें बाहर के स्टेट में भी इसका लाभ देखने को मिला, जहां पे शेयर बढ़ा 25 से 35% तक। लेकिन ट्रेडिशनल स्टेट्स में देखा जाए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में तो सिर्फ 10% वीट और राइस का प्रोक्योरमेंट ट्रेडिशनल स्टेट से हुआ, और नॉन ट्रेडिशनल स्टेट में देखा जाए तो 25 से 35% हमें देखने को मिला। और पैडी के क्षेत्र में देखा जाए तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़, ओडिशा ने स्टार परफॉर्मेंस किया, और वीट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे डाल दिया। और ये फैक्ट है ना कि पंजाब और हरियाणा ही मेजर बेनिफिशियरीज हैं एमएसपी के, ऐसे कुछ और भी स्टेट्स हैं जहां इनका लाभ लिया जा रहा है। और एक बात यहाँ पे बताई गई कि एमएसपी यूजुअली फार्मर्स को जहां ज़्यादा पैसा मिल रहा है उन्हीं क्रॉप्स को बढ़ोतरी देने के प्रावधान दिए जाते हैं। जैसे किसान समझो पैडी और वीट में ज़्यादा एमएसपी मिल रहा है तो मैं पैडी और वीट ही डेवलप करूँगा, ऐसा बात कहा जाता है। लेकिन अगर फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में जहां गेहूं और पैडी की ज़्यादा कल्टीवेशन होने के संभावनाएं देखी जा रही हैं, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि 21 से 37% पैडी और वीट को पंजाबी नहीं कल्टीवेट करते हैं, और दूसरे क्रॉप्स में 58% दूसरे क्रॉप्स पंजाब में होते हैं और 48% दूसरे क्रॉप्स हरियाणा में ग्रो किए जाते हैं। तो इसका मतलब है एमएसपी की वजह से डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स में नहीं हो रहा है, वो सही नहीं है, वो गलत है और वो फैक्टॉइड है ना कि फैक्ट। और एक विषय यहाँ पे मुख्य रूप से बात किया जा रहा है कि सिर्फ एमएसपी की वजह से लार्ज फार्मर्स को लाभ मिलता है। अगर इसके बारे में भी फैक्ट्स देखे जाए तो पंजाब और हरियाणा रीजन में ही अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या अराउंड 38% है पंजाब में, और हरियाणा में अराउंड 58% है। अगर छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो मार्जिनल फार्मर्स 70% मार्जिनल फार्मर्स गवर्नमेंट को अपनी खेती या अपना क्रॉप को बेचने की संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का रेशियो या परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लार्ज फार्मर्स। तो एमएसपी की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बड़े किसानों को ही लाभ मिल रहा है, छोटे और मध्यम वर्ग किसानों को भी लाभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये 4 विषयों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सरकार और किसानों के बीच में जो भी डिबेट चल रहा है उसके बारे में अगर एक सही मात्रा में ज्ञान या नॉलेज बढ़ाना है तो विषयों को, फैक्ट्स को सही समझने की ज़रूरत है। तो अंत में यहाँ के लेखक कह रहे हैं कि आज जो भी डिबेट एकेडमिकली या पॉलिटिकली हो रहा है उसमें जो विषय कहे जा रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा को ही लाभ मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, तो ज्योग्राफी में हुए बदलाव
और जो किसानों को लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े किसानों को, छोटे और मध्यम वर्ग किसानों को भी लाभ मिल रहा है। तो ये पॉलिसीज या ये चेंजेस को अकाउंट में रखते हुए आज के क्राइसिस सिचुएशन में डिबेट चलने की आवश्यकता है। आज का अगला आर्टिकल है बैटल फॉर बंगाल। तो इस आर्टिकल में पुलिस को पॉलिटिकल बैटल का इंस्ट्रूमेंट मान के जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में देखा जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। इस आर्टिकल का विशेष रूप से ये जानने का विषय है कि दिसंबर 10 तारीख को बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय के ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग या पत्थर मारे गए, उस विषय में वेस्ट बंगाल के आईपीएस ऑफिसर्स के विरुद्ध केंद्र सरकार ने एक क्रम लिया। कहा गया कि इन आईपीएस ऑफिसर्स को स्टेट से निकाल के सेंट्रल में डेप्यूटेट किया जाए। तब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट या वेस्ट बंगाल ने इस ऑर्डर के विरोध व्यक्त किया। यहाँ पे जब वेस्ट बंगाल सरकार ने विरोध व्यक्त किया, तब सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 के अतिरिक्त इंडियन पुलिस सर्विस काडरे रूल्स 1954 के अतिरिक्त अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई अगर डिसीजन नहीं होता है, तब सेंटर उस मैटर पे डिसाइड करेगा। तो ये रूल जब इन्वोक किया गया, तब वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा कि सरकार मतलब केंद्र सरकार इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स को अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये जो क्राइसिस अभी हमने देखने को मिल रहा है, ये देश में हो रहे डेमोक्रेसी या फेडरलिज्म को एक क्राइसिस या सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन दिखा रहा है। तो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी देश में बचाने के लिए आज पुलिस को अगर पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो बहुत ही सोचने वाली बात है। जैसे कि पास्ट में देखा जाए तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के समय भी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के विरुद्ध भी कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को मिलाकर राजीव कुमार को भी ट्रांसफ़र किया। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार जब वापस आई ममता बनर्जी की आने के बाद उन ऑफिसर को फिर से रीइंस्टेट किया गया अपनी प्रीवियस पोजीशंस पे। तब ये पूरी सिनारियो हमें ये दिखा रही है कि पॉलिटिकल बैटल या पॉलिटिकल माइलेज को बचाने के लिए अगर स्टेट मशीनरी, पुलिस हो गई या कोई और डिपार्टमेंट को यूज़ किया जा रहा है उनकी एडवांटेज के लिए, तो वो देश की डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को बहुत चोट पहुंचाने वाली बात है। इसे हमें यहाँ जानने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल है फ्रेंड्स एंड नेबर्स। सो इस आर्टिकल को हम भारत और बांग्लादेश के बीच हुए वर्चुअल समिट के बारे अतिरिक्त इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोविड-19 और बॉर्डर में हुए वायलेंट क्लैशेस के बाद ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वर्चुअल समिट था, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में हो रहे संबंध में बढ़ाव की बात की जा रही है। इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश एक मेजर पिलर है। तो यहाँ इस विषय को देखा जा रहा है कि बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का बहुत ही बड़ा दोस्त है और उस दोस्ती को कायम करने के लिए आज बांग्लादेश जिस क्राइसिस सिचुएशंस को देख रहा है, उनमें सहायता की आवश्यकता है। वायलेंट क्लैशेस के बारे में बात की गई तो इस साल के पहले 6 महीनों में देखा गया कि अराउंड 25 बांग्लादेशी लोगों को हमारे फोर्सेस ने मार गिराया था। उसके संदर्भ के बाद भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के बारे में भी बांग्लादेश ने अपने सोच विचारों के बारे में बताया था। लेकिन इन सब को देखा जाए तो चाइना बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो यहाँ पे भारत को सोचने वाली ये बात है कि जब दूसरे देश बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस या प्रेजेंस करने की प्रयत्न करेंगे, तो भारत को भी अपने बांग्लादेश को बचाने के लिए संबंधों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें पता है बांग्लादेश अपने 50वें लिबरेशन डे या इंडिपेंडेंस डे को मनाने के अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री को आह्वान किया गया है, मतलब इनविटेशन दिया है। तो इस इनविटेशन के अतिरिक्त भारत को एक लाभ मिलेगा कि वो अपनी रिलेशंस को और आगे कैसे बढ़ाए उसके बारे में सोचे। और जो क्राइसिस के बारे में हम बांग्लादेश में बात कर रहे हैं, तो अवामी लीग जो सरकार अभी
बांग्लादेश में है शेख हसीना जी के नीचे, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही कायम या टाइट ग्रिप करके रखा है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो देखा जाए, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी और प्रो पाकिस्तानी जमाते इस्लाम, ये दोनों पार्टियां वहाँ पे हुए वॉर और करप्शन स्कैंडल्स में भिड़ के वो अभी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन एक इस्लामिक पार्टी है जिसे का नाम है हिफाज़त ए इस्लाम। तो ये हिफाज़त ए इस्लाम जो पार्टी बांग्लादेश में हो रहे या बांग्लादेश सरकार अभी जो वहाँ के फाउंडर मुजबिर रहमान, बंगबंधु मुजबिर रहमान के स्टैचू को ढाका के सबर्ब्स में एस्टैब्लिश करने की प्रयत्न कर रही है, उसके विरुद्ध अपनी प्रोटेस्ट को दिखाया है। और ये हिफाजत पार्टी ने इमैनुअल मैक्रोन के भी विरुद्ध अपने विचार रखे हुए हैं। तो इन सबको देखा जाए तो देश में ये एक इस्लामिक पार्टी या इस्लामिक आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, उसमें शेख हसीना जी एक क्राइसिस सिचुएशन को देखा जा रहा है। तो ऐसे एक क्राइसिस में अगर भारत जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अपना मेजर पिलर मानता है, वो दोस्त बन के अपनी हाथ बांग्लादेश के काउंटर पार्ट के तरफ बढ़ाए और इस क्राइसिस सिचुएशन में शेख हसीना को सहायता करें ताकि ये क्राइसिस से बाहर निकले। तो इस आर्टिकल में मेजरली हमें बांग्लादेश में हो रहे क्राइसिस को समझने की आवश्यकता है और कैसे भारत इसे टैकल करे उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो ये हुआ आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना हेल्थ अच्छे से देख ले, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।